साल 2024 की संसद के आखिरी सत्र यानी कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है और इसमें इस बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्स जो हैं उन पर आपको चर्चा देखने को मिलने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर संसद का जो सत्र होता है वो किस तरह से आयोजित किया जाता है भारतीय संविधान में, इसको लेकर के आपको क्या प्रोविजंस देखने को मिलते हैं और इसके साथ-साथ ये जो शीतकालीन सत्र है 2024 का, इस सत्र के दौरान कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा की जाने वाली, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट बिल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं कि जो वीडियो है हमारी, ये आपका यूपीएससी एग्जाम के लिहाज से कहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पूरा टॉपिक है आपका भारतीय संसद से जुड़ा हुआ है और भारतीय संसद जो है वो आपको भारतीय संविधान के टॉपिक से जुड़ती हुई नज़र आएगी। जीएस पेपर 2 में ये जो पूरा टॉपिक है आप इसको देख सकते हैं। जीएस पेपर 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट आपको मिल जाएगा और यूपीएससी और आईएएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं जैसे कि यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, तो यहाँ पर भी आपका पॉलिटी का सेगमेंट आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप जीवन की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये जो पूरी टॉपिक है, जो पूरी खबर है आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आसपास क्या घटनाएँ हो रही हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो से हम ये पता करेंगे कि आखिर संसद के जो सत्र है, जो सेशन है, वो किस तरह से आयोजित किया जाता है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट खबर ये है कि दृष्टि आईएएस का जो मुखर्जी नगर का कैंपस था, वो अब शिफ्ट हो गया है। कहाँ पर शिफ्ट हुआ है? अब मुखर्जी नगर का कैंपस आपको नोएडा में देखने को मिलेगा। नोएडा में कहाँ पर? नोएडा में सेक्टर 15 का जो मेट्रो स्टेशन है, उसके काफ़ी करीब आपको जो है ये कैंपस देखने को मिल जाएगा। अगर आप गेट नंबर 2 से बाहर निकलते हैं, तो सामने ही आपको कैंपस मिल जाता है। आप एक बार कैंपस विज़िट कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इसका एड्रेस यहाँ पर नोट कर लीजिए। C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो ये नंबर यहाँ पर मौजूद है 9311406440। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी आपको और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा 2 और सेंटर्स हैं जिन पर कोर्सेज़ की शुरुआत हो रही है। लखनऊ सेंटर पर जो कोर्स है वो आपका 29 नवंबर से शुरू होने वाला है और जयपुर सेंटर का जो कोर्स है वो 27 नवंबर से शुरू होने वाला है। तो अगर आप इन दोनों कोर्सेज़ के बारे में, अगर आप लखनऊ से हैं तो और ज़्यादा जानकारी जो है आप इन कोर्सेज़ के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ा जाए और बातचीत की जाए सबसे पहले खबर के बारे में। तो खबर अगर आप देखें, खबर हमारी यही है कि आज से जो है बेसिकली आपका संसद का जो शीतकालीन सत्र है, उस सत्र की शुरुआत होने वाली है और इस शीतकालीन सत्र के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा होगी जैसे वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक हो गया। इस तरह के बहुत सारे जो आपके बिल्स हैं उन पर चर्चा की जाएगी। ये जो सदन का सत्र है ये आपका 20 दिसंबर के आसपास तक चलता हुआ आपको नज़र आएगा। यानी तकरीबन 1 महीने का सेशन जो है यहाँ पर होने वाला है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट विधेयक जो हैं उनको पेश किया जाएगा, उन पर डिस्कशन होगा और उनको पारित किया जाएगा। तो उसके लिए इनको लिस्ट जो है किया गया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि बेसिकली आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। अब कौन-कौन से बिल यहाँ पर पेश होने वाले हैं उनकी अगर आप बात करें, तो सबसे पहले बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश होगा जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। फिर आपका एक रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 मौजूद है जो कि रेलवे मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 है, माइनॉरिटी अफेयर्स से रिलेटेड है। इसके अलावा एक और बिल है जिसका नाम है द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024। तो ये गोवा में शेड्यूल्ड ट्राइब की जो रिप्रेजेंटेशन है उससे जुड़ा हुआ है। ये आपका लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री का बिल है। एक बिल आपका है द ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2024 जो कि भारत में जो ऑयल फील्ड्स हैं उनके रेगुलेशन को लेकर के है और ये बिल जुड़ा हुआ है आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो कि आपको इस शीतकालीन सत्र में देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे पहले हमने बिल्स पर भी बात कर ली है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका स्टैटिक पोर्शन समझते हैं, यानी कि अगर आप भारतीय संविधान को देखेंगे तो वहां पर आपको भारतीय संसद के सदन से जुड़े क्या क्या प्रोविजन मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 85 जो है वो यहाँ पर संसद के सत्र के आयोजन को लेकर के बात करता है, उसके विघटन को लेकर के बात करता है। तो सेक्शन 85 जो है वो ये कहता है कि भारत में सदन को आयोजित करने की जो औपचारिक शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के पास मौजूद है। किसके? भारत के राष्ट्रपति के पास मौजूद है। लेकिन प्रायः अगर आप देखेंगे, अगर आप प्रैक्टिकल तौर पर देखें तो इस पर निर्णय जो है वो भारतीय संसदीय मामलों की जो कैबिनेट समिति है, यानी कि जो कैबिनेट कमेटी है, उसके द्वारा लिया जाता है।
फिर जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति को नॉमिनल हेड कहा जाता है। नॉमिनल हेड यानी कि नामात्र का जो प्रमुख है वो कहा जाता है, और अंततः जो सारे डिसीजन हैं वो भारत में कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो यहाँ पर भी ये जो सदन को आयोजित करने की जो शक्ति है, वो शक्ति भी बेसिकली आपका जो हमारी कैबिनेट है उस कैबिनेट के पास ही मौजूद है। लेकिन उसको लेकर के जो औपचारिक फॉर्मल डिक्लेरेशन किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम पे किया जाता है। तो इसका जिक्र कहाँ पर मिलेगा आपको? आर्टिकल 85 में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप भारतीय संविधान में देखेंगे तो संसद की बैठक को लेकर के कोई निश्चित कैलेंडर डिसाइड नहीं किया गया है। यानी संविधान ये नहीं बताता है कि कौन सी तारीख से लेकर के कौन सी तारीख तक आपका कौन सा सदन आयोजित किया जाएगा। तो ऐसा कोई निश्चित कैलेंडर मौजूद नहीं है, लेकिन संविधान में आपको ये प्रोविजन ज़रूर देखने को मिलेगा, और ये प्रोविजन 85 में ही है। तो जो आर्टिकल 85 है वो ये कहता है कि भारत में जो हमारा संसद है उसमें ये सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि संसद के किसी भी 2 सदन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली आपका हमारा जो सदन है, हमारी जो संसद है वो संसद 1 साल में 2 से कम सदन आयोजित नहीं कर सकती। 1 साल में कम से कम 2 जो आपकी बैठकें हैं, 2 जो सत्र है वो आयोजित करने अनिवार्य होते हैं। लेकिन होते कितने हैं? हमारी संसद में अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल 3 सेशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है आपका बजट सेशन। बजट सेशन आपको फरवरी के आसपास देखने को मिलता है और सबसे लंबा सेशन होता है। बजट सेशन के बाद आपको देखने को मिलता है मॉनसून सेशन, फिर इसके बाद आता है आपका शीतकालीन सेशन यानी शीतकालीन सत्र। तो अब तीनों के बारे में एक-एक करके अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें तो सबसे पहले आपका होता है बजट सत्र। बजट सत्र जो है वो संसद का सबसे लंबा सेशन होता है, और इसकी जो शुरुआत है वो आपको फरवरी की शुरुआत में ये जनवरी के अंत के आसपास जो है देखने को मिलती है, और अप्रैल के अंत या फिर मई के पहले महीने में इसकी समाप्ति होती है। तो इसीलिए बेसिकली आपको बजट सत्र जो है वो उसको सबसे लंबा सेशन जो है भारतीय संसद का कहा जाता है। इस सत्र में आपको एक लीव भी देखने को मिलती है, एक अवकाश देखने को मिलता है, जिस अवकाश के दौरान जो भी आपकी तमाम संसदीय समितियां हैं वो बजट प्रस्तावों पर विचार करती हैं। जो बेसिकली आपकी जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज होती हैं, 24 कमिटीज आपको टोटल डिपार्टमेंटल रिलेटेड देखने को मिलती हैं, और ये कमिटीज़ जो हैं, ये कमिटीज़ अपना जो विभाग है, अपना जो मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री है, उसकी ओर से जो भी ग्रांट के लिए प्रस्ताव आया है, जो भी आपके पैसे उन्होंने माँगे हैं, उन पर विचार जो है, ये जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटी है, इसके द्वारा किया जाता है। इसके लिए एक अवकाश मिलता है और फिर उस पर विचार करने के बाद वापस उसको सदन में भेज दिया जाता है। तो ये हुआ आपका बजट सत्र। बजट सत्र के बाद आता है आपका मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन जो है वो आपका तकरीबन 3 सप्ताह तक चलता है और बहुत छोटा सेशन होता है, जिसकी शुरुआत जो है वो जुलाई माह में होती है और अगस्त में इसका जो है अंत हो जाता है। फिर आखिरी है हमारा शीतकालीन सेशन। शीतकालीन सेशन जो है उसकी शुरुआत नवंबर के आसपास होती है और दिसंबर में इसका अंत हो जाता है। तो ये ओवरऑल आपके सेशन हुए जो कि आपको संसद में देखने को मिल जाते हैं। फिर इसके अलावा संसद की जो सदन है उसके आयोजन के लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली जो है, जो वर्ड्स हैं वो आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। जैसे एक वर्ड है संसद सत्र आहूत करना, जिसको इंग्लिश में आप एक शब्द दिया जाता है जिसको कहा जाता है समनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन। तो भारत में हमने देखा आर्टिकल 85 जो है वो भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक सदन को समय-समय पर समन करने का अधिकार देता है। तो राष्ट्रपति इसके लिए समय-समय पर जो है आपका समन जारी कर सकते हैं। परंतु संसद के 2 सत्रों के मध्य में अधिकतम अंतराल 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। उस पर हमने बात की, अंतराल जो है, जो डिफरेंस है 2 सेशंस के बीच में, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और इसीलिए सदन के लिए अनिवार्य है कि वो 1 साल में कम से कम 2 सत्रों का आयोजन करे, लेकिन किया जाता है 3 सत्रों का आयोजन। इसके अलावा एक शब्द तो हो गया समनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन, दूसरा शब्द है आपका स्थगन। स्थगन को इंग्लिश में कहा जाता है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट बेसिकली आपका स्थगन द्वारा बैठक को निश्चित समय, कुछ घंटे, कुछ दिन या फिर कुछ सप्ताह के लिए बेसिकली आपका समाप्त किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। इसके लिए जो है सदन को निलंबित किया जा सकता है। एडजॉर्नमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत में एडजॉर्नमेंट करने का जो अधिकार है वो सदन के सब सभापति या फिर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके पास मौजूद होता है। फिर एक तीसरा शब्द आता है जिसको कहा जाता है प्रोरोगेशन, जिसको आप कह सकते हैं सत्रावसन। तो सत्रावसन जो है ये बेसिकली आपका सत्रावसन द्वारा न केवल जो सदन की बैठक है उसको समाप्त किया जाता है, बल्कि सदन के सत्र को ही समाप्त कर दिया जाता है। तो यही डिफरेंस आपको स्थगन और सत्रावसन में देखने को मिलता है कि जो स्थगन है उसमें कुछ समय के लिए, कोई एक निश्चित समय होता है जिसके लिए आपका सदन जो है स्थगित होता है। लेकिन जो सत्रावसन है, जो आपका प्रोरोगेशन है, प्रोरोगेशन का मतलब ये है कि आपका जो सत्र है वही समाप्त किया जा रहा है। और इसके बीच में एक डिफरेंस ये भी होता है कि जो आपका एडजॉर्नमेंट है उसकी शक्ति प्राप्त होती है आपके जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं
जबकि ये जो आपका सत्रावासन है यानी कि जो प्रोरोगेशन है, उसकी शक्ति प्राप्त होती है भारत के राष्ट्रपति को। यानी कि केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति जो हैं, वही सदन के सत्र को समाप्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास जो है इस तरह के अधिकार मौजूद होते हैं। सत्रावासन का मतलब जो है सत्र का समापन होना है, ना कि विघटन। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका सत्रावासन है यानी जो प्रोरोगेशन है, उसका मतलब ये नहीं है कि सदन को विघटित किया जा रहा है, सदन का विघटन नहीं हो रहा है, बल्कि सत्र को समाप्त किया जा रहा है। सदन का जो विघटन है, सदन का विघटन बेसिकली यहाँ पर आपका ये जब हम सदन के विघटन की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब हम लोकसभा से आशय निकाला जा रहा है। राज्यसभा तो कभी भी विघटित नहीं हो सकती है। राज्यसभा तो एक परमानेंट बॉडी होती है। सदन का विघटन केवल लोकसभा के मामले में होता है, लेकिन जो प्रोरोगेशन है, वो सदन का विघटन नहीं होता। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अंत में एक शब्द आता है कोरम। कोरम बेसिकली यहाँ पर सदस्यों की वो न्यूनतम संख्या है, जिनकी उपस्थिति में सदन की जो बैठक है, वो आयोजित की जा सकती है। कोरम कितना होता है? कोरम बेसिकली आप याद रख लीजिए, कोरम यहाँ पर आपका प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा यानी कि 1/10। और एक इसमें इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? पीठासीन अधिकारी समेत, यानी कि इसमें जब 1/10 को आप कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो राज्यसभा के जो सभापति हैं, उनको भी यहाँ पर गिना जाता है। तो जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनके समेत कुल सदन के सदस्यों का 10वां हिस्सा कोरम के तौर पर कैलकुलेट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर सदन में 100 मेंबर्स मौजूद हैं इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो इसका जो 10वां हिस्सा है, वो यानी कि 10 मेंबर्स अगर मौजूद हैं, तो फिर सदन की बैठक का आयोजन किया जा सकता है। तो ये होता है आपका कोरम। कोरम को भी हमने समझ लिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड रहे बेसिकली आपके सदन की बैठक के आयोजन के संबंध में। अब यहाँ पर हमारा जो एक सवाल है वो आपके लिए मौजूद है। सीधा सा सवाल है, बहुत ही सरल सा सवाल है। अभी हमने इस पे चर्चा की, तो सवाल आपका सीधा सा है। सवाल है, भारत में सदन की बैठक का आयोजन करने के लिए कितने कोरम की आवश्यकता होती है? 1/10, 1/3, 1/4, 1/2। बहुत सीधा सा सवाल है और डायरेक्ट आपसे पूछा गया है। तो उम्मीद है आप इस सवाल का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। इसके अलावा अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि भारतीय संविधान में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको कौन से प्रोविजन में देखने को मिलता है। तो इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है, वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आपके पास कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।